नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूनाइटेड टॉक्स में। और आज हमारे साथ हैं रशाना शाह, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं, महाकुंभ से रिलेटेड है जो इसको स्टोरी और एक कॉमेडी फिल्म है। तो रशाना, चूंकि ये फिल्म इलाहाबाद में शूट कर रही हैं और काफ़ी हॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेस भी इसमें काम कर रहे हैं, और ये फिल्म कहीं ना कहीं भारत और पश्चिमी सभ्यता दोनों के बीच का एक तालमेल भी है इस कॉमेडी में। तो आज रशाना चूंकि हमारे यूनाइटेड टॉक्स में है और इन्होंने मुझे टाइम दिया कि हमसे बात करने के लिए, तो आज हम उस फिल्म से रिलेटेड और हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच का जो तालमेल है उसके बारे में भी बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। तो रशाना जी, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर स्टूडियो एंड आल्सो आवर प्लेटफॉर्म ऑन यूनाइटेड टॉक्स। थैंक यू। एंड सबसे पहले मैं आपसे ये एक सवाल जानना चाहूंगा कि इस फिल्म का विचार कैसे है। ये बहुत लंबी कहानी है कि जब मैं यहाँ से 10 साल पहले हॉलीवुड गई, मैं बहुत निराश होके गई थी क्यों बहुत सारी ऐसी हमारी संस्कृति और हमारी जो हमारा कल्चर है, हमारा लिटरेचर इतना रिच है, लेकिन हम ना उसे बॉलीवुड में पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, ना हम उसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं। इनफैक्ट एक रिवर्स इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है। The West is influencing the East more than the East is influencing the West. मैं थोड़ी सी निराश होके कि this was where I felt कि मुझे as a producer, as a film maker, मैं चाहती हूँ कि वो जो एक ब्रिज बने, एक संबंध बने वेस्ट और ईस्ट का, और ऐसी फिल्में बनाएं जो हमारी संस्कृति पे हों बट वर्ल्ड ऑडियंस के लिए हों। उस विचारधारा से ये मेरी 6th प्रोजेक्ट है हॉलीवुड में और 6th इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ 10 साल में। एंड जब महाकुंभ आया, 144 इयर्स में ये जो हमारा इतना बड़ा एक इवेंट आया, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि हम कुछ ऐसा लाइट हार्टेड एक स्टोरी यहाँ से लेके जाएं ये विषय पर, महाकुंभ की कल्चरल संस्कृति और स्टोरीज जो वर्ल्ड को पता नहीं है। ये विचार से हमने ये फिल्म बनाई है। रशाना, अगर कहें तो महाकुंभ जैसे विषय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तरीके से अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी है इस फिल्म में, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि महाकुंभ जैसा विषय और उसमें कॉमेडी, तो एक जोखिम नहीं है इस कहानी में? आपको लगता है? नहीं, जोखिम कोई भी कहानी में नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप जब तक लोगों को हंसाएंगे नहीं, तब तक वो, आप देखिए, आप यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, आप बहुत ही सीरियस नोट से पढ़ाओगे और वही चीज़ आप उसको गेमिफाई करके या मज़ेदार चुटकुलों से पढ़ाओगे। हमारे नाना नानी दादा दादियों की जो कहानियाँ होती थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग चुटकुलों वाली से होती थी, जितना वो मॉरल साइंसेस की स्टोरीज होती थी। तो जब तक आप उसको एक हल्का सा उसको एंटरटेनमेंट नहीं डालोगे, तब तक लोग कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं करते। चलिए, ठीक है। दूसरा, मेरा इस कहानी के पात्रों पर हम बाद में बात करेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा कहानी जो जिन्होंने लिखी है इस कहानी को, वो ऑलरेडी ओम शांति ओम के साथ डायलॉग भी लिख चुके हैं शाहरुख खान, और काफ़ी जाना माना नाम है मयूरपुरी का। तो आपको उनको ये विषय, आप एज ए प्रोड्यूसर वो आपके पास लेकर आए, या आप उनसे पहले कुछ बातचीत हो चुकी थी कि हम लोग महाकुंभ पे इस तरीके का कुछ शूट करेंगे या बनाएंगे ऐसी फिल्म हॉलीवुड के लिए, भी इंग्लिश में? देखिए, वो हम बोलते हैं आई बिलीव किस्मत, एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। जब मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ, जब मैं बॉम्बे पहली बार आई तो द फर्स्ट पर्सन आई मेट वॉज मयूरपुरी। तब मयूरपुरी ने वॉज न्यू, ही हैड नॉट डन एनीथिंग इन लाइफ। अब ये बात है 2006-7-5 की, हो गए आज 20 साल हो गए। हाँ। मैं 20 साल पहले इस शख्सियत से मिली, मयूरपुरी। उसके बाद उन्होंने आइकॉनिक फिल्म्स लिखी, 200 गाने लिखे हैं, जिसमें से 100 गाने तो टॉप 10 ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स, फॉरएवर, तेरी ओर लिखा है, लत लग गई, गैंगस्टर के गाने लिखे हैं, और बहुत डिफ़िकल्ट मीटर्स पे गाने लिखे हैं। तो जितना मैं उनका प्रोग्रेस और ग्रोथ देखती गई, उतना मैं उनसे इम्प्रेस होती गई कि ये
गुजरात के एक छोटे से जगह से जो आए हैं, कितनी शिद्दत से, कितनी, और वो ही इज ऑल द टाइम टीचिंग हिमसेल्फ। शिक्षा जो उनकी है वो बहुत कंप्लीट और समर्थ है पूरी। एंड हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत डिपेंडेबल दोस्ती है हमारी। वो वीरू और शोले में वीरू और जय और वीरू, जो जय और वीरू की जैसे दोस्ती है, वैसे मेरी और मयूर की दोस्ती है। हम कभी एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए कभी भी कहीं भी खड़े हो जाते हैं, उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे दोस्त हैं। तो क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि एक कहानी है मेरे दिमाग में महाकुंभ पे। तो मैंने कहा महाकुंभ मुझे आना है, लेकिन ऐसे ही नहीं आना है, फिल्म लेके आना है। ऐसे हमने एक मैनिफेस्ट किया और ये किस्मत देखिए, हमारी 25 साल की दोस्ती ऐसे कल्मिनेट हुई है। वेरी गुड। जैसे अभी मैं मयूर से मिला भी और फिल्म की शूटिंग भी मैंने देखा कि एक स्क्रिप्ट राइटर, एक जो स्टोरी बोर्ड लेके आ रहा है, जो एक कहानी भी लिख रहा है और फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहा है जी। तो एक ही साथ दोनों टास्क वो कर रहे हैं। तो आप चूंकि एज ए प्रोड्यूसर आप सारी चीज़ों पर नज़र है आपकी, आप रेगुलर वहाँ शूटिंग में रहती भी हैं, मैं देखता हूँ, ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। लेकिन आपको ये उनकी पहली, क्या ये पहली फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं या पहले भी उन्होंने डायरेक्ट किया एज ए राइटर के बाद उन्होंने पहली फिल्म ये डायरेक्ट की है या कोई और भी फिल्म उन्होंने की है? ये मयूरपुरी की पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर और पहली फिल्म है एज अ म्यूज़िक कंपोज़र। 4 बहुत ही बेहतरीन उन्होंने गाने लिखे हैं और कंपोज भी किए हैं। बहुत ही 360 डिग्री होलसम कैरेक्टर है मयूरपुरी। पर मैं आपको बताऊं, ये मैंने जो 5 फिल्में प्रोड्यूस की हैं, दे आर ऑल फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स। मेरी जो पहली फिल्म मैंने प्रोड्यूस की वो इजरायली डायरेक्टर थे। जो मैंने दूसरी फिल्म प्रोड्यूस की वो LA के डायरेक्टर थे। तीसरी फिल्म जो हमने प्रोड्यूस की अमेरिकन वॉरियर, वो पेरुवियन डायरेक्टर थे। कोलैबोरेटर हमने कश्मीर के ऊपर फिल्म बनाई है, ट्रेविस हॉचकिंस, वो भी पहले डायरेक्टर हैं। तो शायद मैं आई थिंक आई हैव हमेशा जो है पहली बार किसी को मौका देती हैं एज ए डायरेक्टर। आई फील प्राउड कि मैंने, किसी ने मेरे ऊपर भी पहली बार सुट्टा लगाया होगा और मैं भी आई हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज टैलेंट एंड गिव देम अ ब्रेक। मैं नहीं बिल्कुल भी डरती हूँ। आई एम नॉट, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज जो हैं वो बहुत बॉक्स्ड है कि ये ऐसा पैकेज होगा, ये बड़ा हीरो होगा तो ही ये फिल्म बनेगी, वरना आई डोंट थिंक सो। आई थिंक फिल्म का हीरो स्क्रिप्ट होता है और एडिटिंग टेबल होता है और बाकी जो बीच में होता है वो हम सब की मेहनत, खून पसीने की फिल्म बनती है। एकदम सही आप। दूसरा जो सबसे बड़ी बात इस फिल्म की है, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, जब मैं आपसे बातचीत किया, पहले भी मिला और बातचीत हुई, जो सबसे ज़्यादा मुझे एक तरीके से कहें कि जो मेरे ऊपर प्रभाव डालती है कि ये फिल्म 5 महिलाएं मिलकर बना रही हैं, 5 प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म की और उसमें एक अमेरिकन है और आप भी चूंकि न्यूयॉर्क में ही रहती हैं और एक इलाहाबाद की भी हैं, तो 5 महिलाएं एक फिल्म बना रही हैं और एक कहीं ना कहीं ये महिला सशक्तिकरण का भी एक उदाहरण है अगर मैं देखूं तो, कि इतने हॉलीवुड की फिल्म 5 महिलाएं बना रही हैं। तो कितना पैसा आप लोग लगा रहे हैं इस फिल्म में, कितने का बजट है इस फिल्म का जो कि 5 लोग मिलकर लगा रहे हैं और कैसे कोलैबोरेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरे लिए। कितने पैसे लगा रहे हैं वो तो बहुत बड़ा सीक्रेट है। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू नो दैट। हम बहुत ही हम्बल बजट की फिल्म है। मयूर कभी कभी मेरे से मजाक करता है कि बॉलीवुड में एक गाने का बजट जो होता है वो इस पूरी फिल्म का बजट है। ये हमारा जोक है। एक्चुअल में उसमें मयूर की वाइफ उल्का भी आपकी एक प्रोड्यूसर हैं जी। तो जाहिर सी बात है आप लोग का डिस्कशन होता होगा, बातचीत होती होगी, वो भी उन 5 महिलाओं में है। हम 5 प्रोड्यूसर्स हैं। क्रिस्टी कोर्स बीसली, मैं, नम्रता शर्मा, उल्का पुरी एंड आराधिका चोपड़ा। और हम 5 बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों से और कल्चर से आए हैं। बट ये हमारा एडवांटेज भी है कि हम इतनी सारी अपनी एबिलिटीज़ को, और मैंने देखा है कि 1 पैसे में
10 रुपए का काम महिलाएं ज़्यादा अच्छा करती हैं। तो जब हम ऐसी टाइट बजट की फिल्म बना रहे हैं, हम 16 दिन में फिल्म शूट कर रहे हैं, पूरी फिल्म 90 मिनट्स फिल्म, तो आई वांटेड मोर डिपेंडेबल पीपल एंड मोर एफिशिएंट पीपल। और मैंने अपने ये 5 मेरे पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने, इनको फ़ोन करके बोला कि देखिए मैं ये बिना दोस्तों के और बिना शिद्दत के नहीं बना सकती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, हम साथ में बनाते हैं। और हम पांचों के बीच में ना कोई, हम एक दूसरे को ऐसे हम बड़े एसेक्सुअल हैं, हम एक दूसरे को ऐसे महिला या पुरुष के जैसे ट्रीट नहीं करते हैं, बट वी आर वेरी कोलैबोरेटिव एंड वी हैव सो मच फन डूइंग दिस टुगेदर। सो कुडोस टू माय 5 women प्रोड्यूसर्स। रचाना, मैं जो आगे की अगर बात बढ़ाऊं इसमें, तो जो ये फिल्म की शूटिंग है, ये पूरी शूटिंग ये प्रयागराज में आप कर रही हैं जी। और कहाँ कर रही हैं प्रयागराज के अलावा, और कहाँ किया आपने इसके? महाकुंभ की कहानी पूरी की पूरी महाकुंभ के सॉइल और महाकुंभ के संगम पे है। अच्छा, मतलब पूरी शूटिंग आपकी प्रयागराज की जी, है। हम और कहीं नहीं और कहीं कोई शॉट आप नहीं ले रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि फिल्म के शूटिंग के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बेसिक रूप से चूंकि विषय बहुत ही सांस्कृतिक और भव्य है, चूंकि महाकुंभ, महा से ही आप समझ सकती हैं, और उसके ऊपर फिल्म बनाना तो कितना चुनौतीपूर्ण है, और उसमें प्रयागराज जैसी जगह पर आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? पहली हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमें ये महाकुंभ के ड्यूरेशन में फिल्म शूट करनी थी। वो तो हम कर नहीं पाए क्योंकि बहुत लोगों ने बड़ी विद अ लॉट ऑफ प्रेयर्स इन देयर एबिलिटी दे केम टू महाकुंभ फॉर द, वो खुद यहाँ स्नान करने आए। हम उस बीच में तो शूटिंग कर नहीं पाते। फिर हमारी चुनौती थी कि हम ये महाकुंभ होने के बाद करें और उसको रिक्रिएट करें। ये रिक्रिएशन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। हम नहीं चाहते हैं कि ऑडियंस जब देखे तो उन्हें लगे कि अरे ये कुंभ पे शूट नहीं हुए। फिर बहुत ये भी महाकुंभ में अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ के दाम 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स जो लोगों ने बढ़ा दिए थे। बहुत सारे गरीब लोग यहाँ आ नहीं पाए महाकुंभ। बहुत सारे जो लोगों की बहुत तकलीफ़ों से जो गुजरते हैं, तो हम ये चाहते थे कि हम ये फिल्म उन लोगों के लिए भी बनाएं जो कुंभ आ ना पाए, वो देखें, वो सिर्फ मीडिया का कवरेज ना देखें, एक्चुअल कुंभ के अंदर घुसकर कुंभ को एक्सपीरियंस करें। वो हमारी सेकंड चुनौती थी। और हमारी तीसरी चुनौती ये थी कि हम इतने बजट में ये रिक्रिएट कैसे करेंगे, वो हमारी तीसरी चुनौती थी। वो तो बहुत बड़ा टास्क है कि आप इतने पूरे महाकुंभ को आप रिक्रिएट करके और फिल्म को शूट कर रही हैं। जी। तो जाहिर सी बात है इसमें आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ा होगा, और बजट भी आपका टाइट है, तो उस हिसाब से देखें। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे अभी तक लगती है, क्योंकि आप का विषय एक बहुत ही, अगर कहें हम तो एक धार्मिक भी है, प्राचीन विषय है, तो आपने भारतीय संस्कृति भी इसमें उसको दर्शाने के लिए और महाकुंभ को पूरा दर्शाने के लिए रिसर्च जो आपने किया वो किस तरीके से था, और उसमें जो स्थानीय सहयोग आपने लिया वो कहाँ से लिया आपने? सबसे ज़्यादा तो रिसर्च मयूरपुरी हमारे डायरेक्टर राइटर ने किया। वो एक्चुअली उन्होंने गीता से लेके कुरान सब पढ़ा है, संस्कृतियाँ सारे वर्ल्ड की पढ़ी हैं, बाइबल पढ़ा हुआ है, उनकी जो नॉलेज है, और आप उनसे बात करेंगे उन्हें बहुत बड़ा वो बहुत बड़े कल्चरल विद्या के गुणी आदमी हैं। मुझे उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट उनके साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा महाकुंभ और हमारी संस्कृति के बारे में। बाकी आजकल थैंक्स टू सोशल मीडिया बहुत सारी जो स्टोरीज़ आई, हम लोग 24 घंटे स्टोरीज़ वॉच कर रहे थे और पढ़ रहे थे, और जो जितने रिलीजियस लीडर्स हैं इस धरती के, उनको हम फॉलो कर रहे थे, और उनसे हमने बहुत सारी स्टोरीज़ और इंस्पिरेशन लेके ये कहानी स्टिच की है।
अगर आगे मैं बात करूं तो फिल्म की कहानी की, जैसे आपने बात की, तो अब कहानी पर मैं आना चाहता हूं। मैं कोई रिवील नहीं कर रहा हूं कि कोई कहानी आपकी, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि फिल्म चूंकि एक कॉमेडी है, महाकुंभ पर है, तो क्या आप, जो आपके व्यूअर हैं, जो दर्शक हैं, वो फिल्म में सिर्फ मनोरंजन देखेंगे या कोई गहरी सामाजिक बात भी उस फिल्म में छिपी हुई है? बहुत गहरी सामाजिक बातें, बहुत गहराई है हर लाइन, हर सोच, हर पॉज, हमारे हर सीन में। और आप महाकुंभ बहुत ही, कितना पुराना शहर है प्रयागराज, बहुत प्राचीन शहर है, इसकी यहाँ की कल्चर बहुत प्राचीन है। लेकिन उसके ऊपर आप देखिए गवर्नमेंट की और आपकी जो लोकल यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, और पुलिस की और आर्मी की बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये दोनों को मिला के इतना बड़ा एक कार्यक्रम हुआ यहाँ पर। कितने लोग आए महाकुंभ में? बहुत सारे लोग आए, अगर हम कहें तो 300 करोड़, हाँ हाँ, जो 300 भी, करोड़ हाँ, के ऊपर लोग आए। हाँ, और हमें डीसीपी अभिषेक बता रहे थे कि 1 घंटे में 2-2 लाख गाड़ियां आ रही थी। ये इट्स नॉट अ जोक, ये ओलंपिक से भी बड़ा एक कार्यक्रम था, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन आप कह सकते हैं नेचर में और वर्ल्ड में हम्म। और हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में। तो हमने ये प्राचीनता और ये मॉडर्नाइजेशन का दोनों का जो मैनेजमेंट है, ये दोनों को हमने अंडरलाइन और वीव किया है हमारी स्टोरी में। रशाना, आप न्यूयॉर्क में बेस्ड हैं, वहाँ फिल्म बनाती हैं, हॉलीवुड की ऑलरेडी आप 4-5 फिल्में बना चुकी हैं, भारत में आपकी पहली फिल्म है जी, जो कि आप हॉलीवुड के लिए बना रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरीके से आप इंडियन कल्चर पर, इंडियन किसी एक तरीके से रिलीजियस जो है, आप कहें तो एक धार्मिक आयोजन, जो भारत में एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है महाकुंभ, उसके ऊपर आप फिल्म बना रही हैं, इंग्लिश में बना रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हॉलीवुड में लेके जा रही हैं। जी। तो क्यों, मतलब हॉलीवुड में और इंग्लिश में महाकुंभ पर फिल्म क्यों? क्या दिखाना चाह रही हैं? क्या आपके मन में क्या ऐसा है कि आप उसको हॉलीवुड में रिलीज करेंगी? या ये बहुत इंटरेस्टिंग मेरी एक स्ट्रगल रही है। जब मैं बॉम्बे इंडस्ट्री में थी और मैं आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू कान फिल्म फेस्टिवल, टू वेनिस, टू बर्लिन, टू टोरंटो, और मैंने देखा कि वहाँ एक आध फिल्म, एक इंडियन फिल्म कोई आती होगी। फिर लेकिन जब मैं वहाँ रहने लगी यूएस में, तो मैंने देखा कि कोरियन फिल्म्स, जापानीज़ फिल्म्स, फ्रेंच फिल्म्स, इटालियन फिल्म्स, उनको मेन थिएटर्स मिल जाते। इंडियन फिल्म्स जो है कोई गांव खेड़े में, कोई बस्ती में जाके एक छोटे से थिएटर में रिलीज़ होती है। आप देखिए यूएस में 42,000 थिएटर्स हैं, यूरोप यूके में सम 60,000 प्लस थिएटर्स हैं, चाइना में 64,000 थिएटर्स हैं, और उन सब में शायद 100 थिएटर्स में इंडियन फिल्म्स रिलीज़ होती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये फॉरेन लैंग्वेज फिल्म मानी जाती हैं। ऑल्दो हिंदुस्तानियों का पॉपुलेशन काफ़ी है, 5% ऑफ यूएस कनाडा पॉपुलेशन आर इंडियंस। तो आपको मेहनत उतनी लगती है हिंदी में बनाने के लिए, इंग्लिश में बनाने में पैसे भी उतने लगते हैं। इनफैक्ट हिंदी में बनाने के लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं, इंग्लिश में बनाने के लिए हमें पैसे कम लगते हैं। लेकिन हम इसे ज़्यादा, वी आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू अ लार्जर ऑडियंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज ऑडियंस का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन आई लाइक नेमसेक, like Life of Pi, like Slumdog Millionaire, they really went global and international. मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये फिल्म भी उस स्तर पे, उस लेवल पे वर्ल्ड ऑडियंस तक जाए। मेरी इसके लिए मैं वही कहूँगा, मेरी शुभकामनाएं भी है। आप इतना मेहनत कर रही हैं, मैं रेगुलर वॉच कर रहा था कि आप जब फिल्म शूट कर रही, कितना क्रू कितना मेहनत कर रहा है, दिन रात लगे हुए हैं। आप रात को 12-12 बजे तक शूट कर रहे हैं, सुबह 6 बजे पहुँच जा रहे हैं। तो मैं तो आपसे रेगुलर मिल रहा हूँ और देख रहा हूँ फील्ड में क्या हो रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं अगले क्वेश्चन पर जाऊँ, तो जो आपने रिलीजिंग की बात की है कि हॉलीवुड में रिलीज कर रही हैं, क्या भविष्य में आप भारत में और फिल्में बनाएंगी इस तरीके की किसी रिचुअल पर या धार्मिक आयोजन पर, या भारतीय कथा और त्योहारों पर? जैसे कि मैं अगर कहूँ तो भारत हमेशा फिल्मों के कहानियों के मामले में हमेशा धनी रहा है,
और अगर वर्ल्ड सिनेमा देखें तो अमेरिकन नॉनस्टिक फिल्में नॉनसेंस टाइप की चार्ली चैपलिन बना रहा है, या कला की मंडियों में जाएं तो उसमें इटली और देखें तो जर्मन के लोग ज़्यादातर आर्ट फिल्में बना रहे हैं। लेकिन भारत का जो फिल्म शुरू होती है, भारत में जब फिल्में बनना शुरू होती है तो हम कहानी के मामले में बड़े रिच होते हैं, पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियाँ हमारे पास बहुत सारी होती हैं और हम उस पर फिल्म बनाना शुरू करते हैं इतिहास के शुरुआती दौर में। उसी तरीके से चूंकि आप अब हॉलीवुड में हैं, फिल्में बना रही हैं, तो भारत के इन त्योहारों के ऊपर भारत के पास बहुत सारी कहानियां हैं, उनके ऊपर, उनके रिचुअल्स के ऊपर आप क्या फ्यूचर में और भी प्लान हैं आपके कि जो आप ऐसी फिल्में बनाएंगी? आई वुड लव टू। मैं बहुत ओपन हूँ इस टॉपिक को लेकर और मैं चाहूँगी कि हम बनाएं। मुझे बहुत मैं रहती अमेरिका में, पर मुझे बहुत फ़क्र है अपनी संस्कृति और अपनी अपब्रिंगिंग पर। जितना रिच इंडिया का कल्चर है वो बहुत कम देशों का कल्चर है वो। तो आज मैं जहाँ तक आई हूँ वो अपने माँ बाप की सीख और भारत की संस्कृति और मेरे जो टीचर्स हैं उनकी पढ़ाई से ही आई हूँ। मैं आज इंस्टीट्यूशन में बैठी हूँ। आई एम वेरी प्राउड कि ऐसी संस्थाएं हैं जो इतना रिच एडुकेशन देती है। यूनाइटेड टॉक्स ने जो आज मुझे ये मौका दिया है और जो मैं कैंपस देख रही हूँ और यहाँ के टीचर्स देख रही हूँ कि एडुकेशन का इतना जो इम्पोर्टेंस है, दैट्स मिसिंग इन वेस्टर्न कल्चर, हमारे कल्चर में है। तो मेरी कोशिश रहेगी, लेकिन ये हम बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के और बिना लोकल संस्थाओं के सपोर्ट के, बिना रिलीजियस लीडर्स के सपोर्ट के हम नहीं बना सकते हैं। कहीं ना कहीं ये इट्स अ हैंडशेक, ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। सो अनलेस आई गेट अ सपोर्ट, जैसे कोरियन फिल्म जो थी जिसको ऑस्कर मिला, हाँ वो है द वे होम। नहीं, कोरियन जो फिल्म को ऑस्कर मिला है। अभी इसके पहले जो मैं अक्सर यूज भी करता हूँ, द वे होम, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन के ऊपर, एक रिलेशन के ऊपर एक फिल्म है जी, वो भी ऑस्कर के लिए है, साउथ कोरिया की फिल्म है वो। या हो सकता है उसके बाद कोई किसी फिल्म का आप जिक्र कर रही हो। हाँ, तो लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने पूरा उनको सपोर्ट किया वो फिल्म को। वहाँ मैं नहीं बोल रही हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, बट आई एम सेइंग कि उस लेवल का गेम, उस लेवल के का प्रचार और पब्लिसिटी करने के लिए हम ये अकेले नहीं कर सकते। सिर्फ फिल्म बनाना इज़ नॉट इनफ। अब आपने फिल्म बनाने की बात की है तो उसके आगे मैं क्वेश्चन और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे हम लोग फिल्म पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बनाते हैं एज ए इंस्टीट्यूशन और एज ए यूनिवर्सिटी, सबसे पहले जैसे आप लोग प्री प्रोडक्शन या उन सब की बात करती हैं, फिल्म आप बना रही हैं, फिल्म बनाने के पीछे सबसे पहले तो चूंकि आप प्रोड्यूसर हैं, पैसा लगा रही हैं, तो फिल्म जब आप बना रही हैं तो उसके पीछे एक होता है कि भाई फिल्म हम बना रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, बॉक्स ऑफिस पे जाएगी, रिलीज होगी, आउटकम क्या आएगा, ये है आपके माइंड में, या आप भारतीय संस्कृति और एक अच्छी फिल्म लोगों को देना चाहती, वो है आपके माइंड में, क्या चल रहा है? नो, क्योंकि फिल्म बनाना मुझे लगता है दुनिया का सबसे कठिन पेशा है, और आप एक फिल्म बना रही तो जाहिर सी बात है बजट है उसका, एक फिल्म है, आ रही है, शूट हो रही है, इतना पैसा लागत हो रही है, और हम लोग एज ए प्रोफेशनल हम लोग हमेशा ही सोचते हैं ठीक है कहानी हम दे रहे हैं, अच्छी कहानी, समाज में एक सीख दे रहे हैं, फिल्म हमेशा समाज का आईना ही रही है, कहे चाहे जो हम, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी उससे जीविका भी चल रही है और हमारी पूरी लाइफ स्टाइल उस पर निर्भर है। तो क्या है एज ए प्रोड्यूसर, क्योंकि आप इसको प्रोड्यूस कर रही हैं? कोई भी फिल्म मैं प्रोड्यूस करूं, हमने कश्मीर के ऊपर द कोलैबोरेटर की, एक हमने MMA रेसलिंग के ऊपर एक फिल्म बनाई, अमेरिकन वॉरियर, जो भी रिलीज पे हैं। हमने लॉस्ट एंड फाउंड इन क्लीवलैंड एक क्रिसमस फिल्म बनाई है। और अब ये कहानी यूनिक होनी चाहिए, उसका टेक यूनिक होना चाहिए, उसका एक जो उसका एक मैसेज होना चाहिए और रियल होना चाहिए। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ कि आपने कहा कि लॉस्ट एंड फाउंड आपने एक बनाई और फिर ये भी लॉस्ट एंड फाउंड ही महाकुंभ है, तो दोनों फिल्में एक ही नाम की, सिर्फ शायद लास्ट में कुछ चेंज हो। हाँ, तो ये भी एक ऐसे ही है या अपने आप? नहीं, ये कोइंसिडेंस है। हाँ, बिल्कुल कोइंसिडेंस है। पर जितनी फिल्में हम, स्टोरी उसकी बहुत यूनिक होनी चाहिए, बट इमीडिएट मेरा थॉट होता है कि ये किस बजट में बनानी चाहिए टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर का पैसा जो है इट हैज़ टू बी सिक्योर्ड, हम कितना उसको डी रिस्क कर सकते हैं। सो एज अ प्रोड्यूसर माय फर्स्ट जॉब इज़ टू, हर फिल्म का एक बॉक्स ऑफिस वैल्यू होता है,
वी असेस द बॉक्स ऑफिस वैल्यू, और उससे $1 कम में फिल्म बना हुआ, उससे ज़्यादा मत खर्चा करो टू डी रिस्क द इन्वेस्टमेंट. सो आई एम अ वेरी कॉन्शियस प्रोड्यूसर. उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन प्लान इज ऑलरेडी चॉक्ड आउट. मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है बिफोर इवन आई स्टार्ट मेकिंग द फिल्म. वेरी गुड. मैं इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे फिल्म और सिनेमा के बहुत सारे हमारे छात्र हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बार बार कहते हैं कि फिल्म बनाना है, लेकिन उनके दिमाग में एज ए बिजनेस पॉइंट से उनको रहना चाहिए कि फिल्म बनाने से पहले बजट कितना इंपॉर्टेंट है और उसके बाद बनाने के बाद हमें क्या उससे आउटकम आ रहा है. ये आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, हमारे स्टूडेंट्स से आप क्या कहना मैं आई विल टेल एनीबडी एंड ऑल द स्टूडेंट्स एंड एवरीवन हु वांट्स टू मेक मूवीज कि आप शिक्षा लीजिए, गेट द एक्सपीरियंस, और डोंट डिस्क्रिमिनेट कि मैं ये करूँगा वो नहीं करूँगा. फिल्म में 10 बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं: डायरेक्शन, लाइटिंग, साउंड, एक्टिंग, मेकअप, हेयर, ट्रांसपोर्ट, बजटिंग, लोकेशन. सारे विभागों में काम करिए, गेन एक्सपीरियंस, 360 डिग्री एक्सपीरियंस. आप एक्टर हैं तो भी, और आप प्रोड्यूसर हैं तो भी, आप लाइटमैन हैं तो भी, आपको सारे डिपार्टमेंट समझ में आएंगे. तब जाके आप एक बहुत ही एफिशिएंट बजट में एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं. विदाउट द नॉलेज, आप घर बना रहे हो और आपको सिर्फ ईंट की जानकारी है लेकिन पेंट की नहीं है, या आप माली हो, आपको एक ही झाड़ की जानकारी है बाकी की नहीं है, या आपको पेस्टिसाइड की जानकारी नहीं है, कोई भी प्रोफेशन हो, पूरी 360 डिग्री नॉलेज लेके फिर बनाने जाइए. हाफ नॉलेज इज द मोस्ट डेंजरस नॉलेज. रशाना, बहुत सारी बातें की आपके फिल्म से रिलेटेड, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे और आपने एक एक का बड़ा ही बेबाकी से जवाब दिया और बताया अपनी फिल्म के बारे में जो आपकी लॉस्ट एंड फाउंड इन महाकुंभ है, कॉमेडी फिल्म के बारे में. बस इसमें जो मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि जो लोग फिल्मों में आना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, सिनेमा बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट में बैठी हैं जो फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, और हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो पास आउट होते हैं, फिल्मों में जाते हैं, काम करते हैं, प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं. उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरे 2 मैसेज हैं, स्पेशली इंडियन फिल्म मेकर्स जो अपकमिंग, जो हमारी नई पीढ़ी के फिल्म मेकर्स हैं, उनके लिए कि नेवर से नो, ऑलवेज से यस, कुछ भी काम हो, एंड डोंट स्लीप. डोंट वरी अबाउट मेरे को खाना नहीं मिला, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, क्योंकि जितनी सैक्रिफाइसेस और जितनी प्रॉब्लम्स से आप गुजरोगे उतनी निखरेगा आपका आर्ट. सो डोंट फियर हार्ड वर्क एंड डोंट वरी अबाउट मनी, डोंट वरी अबाउट फेम. काम करते जाइए. कबीर ने क्या कहा है? काम करते जाइए, फल की इच्छा उसको लेकर आप फिल्म मत बनाइए. आपको अगर फल की इच्छा है तो देन यू शुड बिकम अ रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, गो इनटू कंस्ट्रक्शन. थैंक यू रसाना, बहुत अच्छा लगा आप हमारे यूनाइटेड टॉक्स में आई और आपने अपने फिल्म के बारे में इतनी सारी बातें साझा किया, आपने बताया हमें. तो दोस्तों, यह बातचीत सिर्फ एक फिल्म पर नहीं थी बल्कि एक सांस्कृतिक मिलन, रचनात्मकता और अभिनय के अनुभव पर आधारित थी. हम रशाना शाह को अपनी बात जो इन्होंने यहाँ साझा की उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. लास्ट एंड फाउंड इन महाकुंभ केवल एक कहानी नहीं है, यह एक अनुभव है जो दर्शकों को हंसाएगा भी, सोचने पर मजबूर भी करेगा और भारत से जोड़ भी देगा, जो कि हॉलीवुड में रिलीज करेंगी रशाना. थैंक यू रशाना, थैंक यू वेरी मच. नाइस टू टॉक टू यू. थैंक यू.